नीतीश की नई कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक का एक एजेंडे पर लगी मोहर। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में 27 मंत्रियों ने ली शपथ। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने दिलाई शपथ। नीतीश मंत्रिमंडल में जेडीयू के 14 और एनडीए के 12 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। एलजेपी खेमे के पशुपति कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति। पशुपालन विभाग की मिली जिम्मेदारी। नीतीश मंत्रिमंडल में आरएलएसपी को नहीं मिली जगह। उपेंद्र कुशवाहा और सुधांशु शेखर के नाम पर नहीं बनी थी सहमति। नीतीश पर बरसे एनसीपी महासचिव तारिक अनवर। आरजेडी और कांग्रेस का देंगे साथ। नीतीश के विरोध में 5 अगस्त को कटिहार में करेंगे जन आक्रोश रैली। देवघर में न्यूज इंडिया की विशेष प्रस्तुति। चल कांवरिया बाबा धाम। कलाकारों ने कार्यक्रम में बांधा समा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। कैबिनेट में 27 मंत्रियों ने शपथ ली। पहले 26 मंत्रियों ने ली थी। मंगल पांडे नहीं पहुंचे थे, लेकिन बाद में मंगल पांडे ने भी शपथ ली। बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के नेताओं को मिलाकर नीतीश की नई टीम तैयार है। कैबिनेट में 27 चेहरों को शामिल किया गया है। बीजेपी के मंगल पांडे इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके, लिहाजा 26 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें जेडीयू के 14, बीजेपी के 11 और एलजेपी के एक नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश की इस नई टीम के साथ ही कैबिनेट के जातीय समीकरण भी बदल गए। नीतीश के कैबिनेट में ब्राह्मण 2, राजपूत 2, भूमिहार 3, यादव 3, मुस्लिम 1, कुर्मी 2, कुशवाहा 2, बनिया 2, बिंद 1, दलित 3, पासवान 2, मल्ला 1, धानुक 2। कुल मिलाकर नीतीश के कैबिनेट में जातियों का समीकरण भी बिठाने की भरपूर कोशिश की गई। बिहार में रातों रात सरकार बदल गई, मंत्री बदल गए, चेहरे और साथी भी बदल गए। लेकिन बिहार की चुनौतियां वही हैं, उम्मीदें भी वही हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब मिलेगा? क्या बिहार को 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज अब मिलेगा? क्या मोदी सरकार अब बिहार के लिए विकास के रास्ते खोलेगी? क्या नीतीश की अंतरात्मा अब संतुष्ट है? क्योंकि अब लालू की खलल नहीं है और किसी तरह का बहाना भी नहीं। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो नई टीम है और नई टीम से नई उम्मीदें भी हैं। और जैसे कि हम आपको बता दें, मंगल पांडे ने बाद में शपथ लिए, वो नहीं पहुंचे थे, इसीलिए उन्हें बाद में शपथ दिलाई गई और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इसके पहले किस किस ने शपथ ली। सबसे पहले बात विजेंद्र प्रसाद यादव की। जेडीयू से सुपौल से जेडीयू के विधायक हैं। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं गया टाउन से बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश मंत्रिमंडल में प्रेम कुमार को जगह मिली है। बड़रिया से जेडीयू विधायक राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने शपथ ली है। इसके पहले वो मंत्री रह चुके हैं और अब एक बार फिर से बेहद अहम जिम्मेदारी। नंदकिशोर यादव पटना साहिब से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर यादव ने भी मंत्री पद की मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। श्रवण कुमार नालंदा से जेडीयू के विधायक हैं। मंत्री पद की शपथ ली। श्रवण कुमार ने एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। राम नारायण मंडल बांका से बीजेपी के विधायक हैं। राम नारायण मंडल को भी
मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्री पद की शपथ ली, राज्यपाल ने शपथ दिलाई। वहीं जय कुमार सिंह दिनारा से जेडीयू के विधायक हैं, मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं बात की जाए बीजेपी के एक और विधायक की, मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। विपक्ष में थे कल तक, अब सत्ता में आ गए और पहली बार मंत्री भी बनाए गए हैं। वहीं घोसी जेडीयू से कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने शपथ ली मंत्री पद की, कैबिनेट में जगह मिली है कृष्ण नंदन प्रसाद को। महागठबंधन सरकार में पीएचईडी मंत्री थे पहले से। कल्याणपुर से जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी ने शपथ ली मंत्री पद की। रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं, पहले नगर विकास आवास मंत्री थे। विनोद नारायण झा एमएलसी बीजेपी से, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं। और जमालपुर से विधायक शैलेश कुमार, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। महागठबंधन सरकार में मंत्री थे शैलेश कुमार। वहीं मुजफ्फरपुर से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने शपथ ली, पहली बार मंत्री बने हैं बीजेपी से विधायक। और अब बात बेगूसराय से जेडीयू विधायक कुमारी मंजू वर्मा की। जेडीयू महागठबंधन सरकार में मंत्री थी, एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। महिला का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लखीसराय से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली है और मंत्री बन गए हैं विधायक के बाद। वहीं बात की जाए संतोष कुमार निराला की, बक्सर से जेडीयू विधायक हैं। महागठबंधन सरकार में मंत्री थे और एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली। राणा रणधीर सिंह मधुबन से बीजेपी के विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। कल तक विपक्ष में थे, सत्ता में आए और मंत्री का पद भी मिल गया। सिकटा से जेडीयू विधायक खुर्शीद और फिरोज अहमद खुर्शीद आलम महागठबंधन सरकार में मंत्री थे और अब देखिए एक बार फिर से अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राणपुर से बीजेपी विधायक विनोद कुमार सिंह पहली बार मंत्री बने हैं। कल तक विपक्ष में थे, अब विधायक के बाद मंत्री बन गए हैं नीतीश कैबिनेट में। दरभंगा से जेडीयू विधायक मदन सहनी खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रह चुके हैं। जेडीयू में निषाद चेहरा हैं और आज मंत्री पद की शपथ ली। वहीं कृष्ण कुमार ऋषि बनमखी से बीजेपी विधायक हैं, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं बात करते हैं कपिल देव कामत की, बाबू बरही से जेडीयू विधायक हैं और जेडीयू में विधायक जरूर थे, मंत्री पद नहीं मिला था, लेकिन अब मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। बात करते हैं दिनेश चंद्र यादव की, सिमरी बख्तियारपुर से जेडीयू विधायक हैं और पहली बार मंत्री बने हैं। वही बात करें जेडीयू के एक और विधायक की रानीगंज से रमेश ऋषिदेव, दलित समाज से आते हैं, पहली बार विधायक से अब मंत्री बन गए हैं, मंत्री पद की शपथ ली। कैमूर से बीजेपी विधायक ब्रज किशोर बिंद ने मंत्री पद की शपथ ली, पहली बार इन्हें भी मंत्री पद मिला है। नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, सुशील मोदी डिप्टी सीएम है, वित्त वाणिज्य वन और आईटी विभाग हैं सुशील मोदी के पास। वहीं बात करें विजेंद्र यादव की तो ऊर्जा उत्पाद मद्य निषेध विभाग दिया गया है। लल्लन सिंह को जल संसाधन और योजना विभाग दिया गया है। इसके पहले जब वो मंत्री थे तब यही विभाग उनके पास था। महेश्वर हजारी को भवन निर्माण विभाग दिया गया है। मंजू वर्मा को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। और अब बात करें विनोद नारायण झा की, पीएचईडी विभाग दिया गया है। विनोद नारायण झा को, कृष्णनंदन वर्मा को शिक्षा विभाग, जो कि बेहद अहम विभाग है, बहुत ज्यादा हालत खराब है बिहार में शिक्षा की। नंदकिशोर यादव को पथ निर्माण विभाग दिया गया है। वहीं विजय सिन्हा को श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। नीतीश कैबिनेट में विभाग को बंटवारा हो गया है। जय कुमार सिंह को उद्योग विभाग दिया गया है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। वहीं बात करें संतोष निराला की तो परिवहन विभाग दिया गया है। संतोष निराला को
मदन सैनी को खाद्य और उपभोक्ता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेम कुमार को कृषि विभाग दिया गया है। कल तक नेता प्रतिपक्ष थे, अब नीतीश कैबिनेट में कृषि मंत्री बन गए हैं। रामनारायण मंडल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है। प्रमोद सिंह को पर्यटन विभाग दिया गया है। नीतीश कैबिनेट में नई जिम्मेदारी है। शैलेश कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है। और इसी के साथ सुरेश शर्मा की बात की जाए तो नगर विकास विभाग दिया गया है। सुरेश शर्मा को राणा रणधीर सिंह पहली बार मंत्री बने हैं। सहकारिता विभाग उन्हें दिया गया है। खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद की बात की जाए तो अल्पसंख्यक और गन्ना विभाग दिया गया है। इसके पहले महागठबंधन सरकार में मंत्री थे विनोद कुमार सिंह। खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्ण कुमार को कला एवं संस्कृति विभाग सौंपा गया है। नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। कपिल देव कामत को पंचायती राज विभाग दिया गया है। वहीं बात करें दिनेश चंद्र यादव की, लघु सिंचाई और आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। बेहद अहम जिम्मेदारी है। रमेश ऋषिदेव को SC/ST विभाग दिया गया है और ब्रजकिशोर बिंद को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग दिया गया है। पशुपति पारस को पशुपालन विभाग दिया गया है। हमारे आने से वो चले गए। बहरहाल किन परिप्रेक्ष्य में माजी जी ने बातें कही, मैं कई बार मैं उनका परिप्रेक्ष्य समझ नहीं पाता हूँ। पिछली बार विधानसभा चुनाव के आसपास भी उन्होंने कुछ 2-3 ऐसी बातें बोल दी थी जो मेरी समझ के परे थी। मेरे में तो अगर आज माजी जी भी अगर आज शपथ लेते, आज मेरे चाचा जी ने शपथ लिया, वो भी मेरे चाचा समान अगर मेरी आज शपथ लेते तो मुझे भी खुशी होती। बट बहरहाल किन परिस्थितियों में कल उन्होंने शपथ लेने से मना किया, किन परिस्थितियों में आज वो पुनः शपथ लेना चाहते थे, क्या बातें थी, वो मेरी जानकारी में नहीं है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुका हो, जो परिवारवाद के मोह से ऊपर नहीं आता हो, है ना, और धन संपत्ति अर्जित करना जिनकी नियति बन गई हो, उसमें कितना दम हो सकता है आप समझ सकते हैं। तरीके के लिए हम लोग काम करेंगे। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास रहेगा ये जो सरकार हो वो शुचिता, सुशासन और विकास के प्रति समर्पित हो, ये हमारा उद्देश्य। बिहार के सियासी घटनाक्रम ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। बेनामी संपत्ति के आरोपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे को आधार बनाकर नीतीश ने सत्ता छोड़ी और कुछ ही घंटे में बीजेपी के सहयोग से सत्ता पर फिर काबिज हो गए। जून 2013 ये वो वक्त था जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया था। उस वक्त बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार थी। जेडीयू के 118 और बीजेपी के 91 सदस्य विधायक थे। मोदी को लेकर नीतीश के मन में खटास पैदा हुई और जेडीयू ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। शरद यादव ने कहा था, पिछले 6-7 महीनों से जिस तेजी से जो घटनाएं घटी हैं, उससे जेडीयू का गठबंधन में बने रहना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गठबंधन सरकार में शामिल बीजेपी के 11 मंत्री सहयोग नहीं कर रहे। इस कारण राज्यपाल से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की। कई दिनों से बीजेपी के मंत्री सरकार के काम में सहयोग नहीं कर रहे थे और अपने दफ्तर तक नहीं आ रहे थे। उस वक्त बीजेपी नेता सुशील मोदी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। सुशील मोदी ने जेडीयू के फैसले पर दो टूक कहा था कि नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाना पार्टी का अंदरूनी फैसला है और इस मामले में बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। इसके लिए गठबंधन चाहे कितनी ही बार टूट जाए। जेडीयू के इस कदम को बीजेपी ने विश्वासघात करार दिया। 18 जून 2013 को पूरे राज्य में विश्वासघात दिवस मनाया गया। सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार का चुनाव एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में संयुक्त बैठक में किया गया था और नैतिकता का ये तकाजा था कि उनको एनडीए के मुख्यमंत्री होने के नाते अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था और फिर नई सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करना चाहिए था। लेकिन नीतीश ने 4 निर्दलीय विधायकों के सहयोग से विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया और सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन मौजूदा दौर में जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में उनका दम घुट रहा था,
अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही थी और कफन में जेब नहीं होता। वो सब बातें तब बेमानी सी लगती हैं जब हम पलटकर इतिहास की तरफ देखते हैं। आइए समझते हैं नीतीश के सत्ता के इस सफर को। 1970 के दशक में लालू और नीतीश पहली बार साथ आए। ये दौर था जब दोनों नेता जयप्रकाश नारायण के सोशलिस्ट आंदोलन का हिस्सा थे। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को बहुमत मिला। लालू पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री के सलाहकार। 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाने के लिए लालू यादव का साथ छोड़ दिया। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर पहली बार अलग से चुनाव लड़ा था। साल भर बाद ही यानी 1996 में नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शरीक हो गए। दोनों का गठबंधन हुआ और अगले 17 साल तक चला। समता पार्टी अपने सफर के दौरान साल 2003 में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बन गई, लेकिन बीजेपी से गठबंधन जारी रहा। दोनों पार्टी ने 2005 से 2013 तक बिहार में गठबंधन सरकार चलाई। 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का कैंडिडेट घोषित किया तो सांप्रदायिकता का सवाल उठाते हुए नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना नाता एक झटके में तोड़ लिया। मई 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद के लिए जीतन राम मांझी को चुना। नीतीश सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते थे और इसी को लेकर जीतन राम मांझी को लेकर मनमुटाव हो गया। नीतीश और मांझी का ये विवाद इतना बढ़ा कि इसका अंत मांझी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के साथ हुआ। फरवरी 2015 के आखिरी हफ्ते में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस से हाथ मिलाकर महागठबंधन बना लिया। लेकिन इसी बीच उन्होंने बीजेपी को अपने घर भोज का न्योता भेजकर सबको हैरानी में डाल दिया। इसके बाद नोटबंदी, फर्जी डिग्री, उरी अटैक, जीएसटी और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दों पर नीतीश मोदी के साथ सुर मिलाते नजर आए। और अब नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद बीजेपी से समर्थन लेकर नीतीश कुमार छठी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। महज 18 घंटे के अंदर नए गठबंधन में मुख्यमंत्री बनने का ये शायद पहला मामला है। नीतीश कुमार के लिए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। कभी लालू के सलाहकार रहे नीतीश ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का स्वाद चखा, फिर मोदी के नाम पर बीजेपी से अलग हुए और जीवन भर लालू को कोसने के बाद उन्हीं के साथ महागठबंधन बना लिया। जीतन राम मांझी को सीएम बनाया और फिर धकिया दिया। इस बार उन्होंने लालू को धोखा दिया और बीजेपी का दामन फिर से थाम लिया। कोई हैरत नहीं होगी कि अगली बार सत्ता के खातिर वो बीजेपी का साथ छोड़ दें और किसी नए सफर पर निकल जाए। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। वैसे किसी ने सच ही कहा, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। बहरहाल अब बयानों की बात करते हैं। कटिहार में एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर ने नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने वर्तमान हालातों में बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की साथ देने की बात कही। अनवर ने आगे कहा कि 5 अगस्त को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कटिहार में समाहरणालय के सामने
जन आक्रोश रैली के जरिए नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध जताएगी। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। और अब रुक करते हैं राजनीति से अलग खबरों की। सिवान में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में अपराधियों ने एक युवा आरजेडी नेता को घर में घुसकर गोलियों से भून दिया। घटना बसंतपुर थाना इलाके की है। कहा जा रहा है कि देर रात हथियारबंद अपराधी घर में घुसे और मिन्हाज पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही महाराजगंज एसडीपीओ संजीत सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पटना के गोपालगंज शहर में शौर्य सेवा समिति के बैनर तले सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में निम्स यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन सेल के सीनियर मैनेजर अमित उपाध्याय ने करियर से जुड़ी जानकारियां छात्र छात्राओं को दी। सेमिनार में शामिल सैकड़ों छात्र छात्राओं ने निम्स यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आपका क्रॉस लग गया है। निम्स यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में सौर समृद्धि सेवा समिति के साथ और निम्स यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड होकर साथ में कदम से कदम मिला के पूरे बिहार में हम लोग उतरे हैं शिक्षा का अलग जगाने के लिए, यहाँ के स्टूडेंट को टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बताने और उनका मार्गदर्शन देने के लिए, जिसके तहत सौर समृद्धि उन्हें 50% का स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रोवाइड करवा रही है। इसी उद्देश्य से हम पूरे बिहार में उतरे हैं। सौर समृद्धि सेवा समिति के अंतर्गत मैं अपने भविष्य को अच्छे ढंग से संवारने के लिए, अच्छे ढंग से तय करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इस सौर समृद्धि सेवा समिति के अंतर्गत मतलब हम सारे स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मतलब दिया जाना है। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि जो हम लोग भविष्य में जो करना चाहते हैं वो पहले तो थोड़ा समझने में तकलीफ हो रहा था, लेकिन जब यहाँ आए तो सर लोगों ने ये बताया कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है और कैसे आप एक अच्छे इंसान, अच्छे सक्सेसफुल मैन कैसे आप बन सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में एक एजेंडा पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महाधिवक्ता के नियुक्ति करने का अधिकार मिला है। आपको बता दें कि पूर्व में महाधिवक्ता रहे राम बालक महतो ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पद खाली था। आज 29 जुलाई 2017 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। आज मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ है शाम को 5 बजे से। उसके बाद प्रथम बैठक मंत्रिमंडल की हुई है। उसके बाद आज द्वितीय बैठक मंत्रिमंडल की हुई है। आज एक निर्णय लिया गया है कि पूर्व के जो सरकार के महाधिवक्ता थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। रांची में बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों के कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं के रुझान को देखकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से राज्य में सरकार चल रही है उससे किसानों और नौजवानों में बेहद आक्रोश है। सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन और पार्टी के विस्तार पर ध्यान देगी और झारखंड के नौजवानों का पार्टी स्वागत करेगी। भागलपुर में व्यवसायी की बेटी के अपहरण और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस के रवैये पर एसएसपी कार्यालय जाकर हंगामा किया। नाथनगर के व्यवसायी ओम प्रकाश यादव की बेटी का अपहरण 5 जुलाई को हुआ था। बेगूसराय के कुख्यात अपराधी बब्बन यादव ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है, लेकिन भागलपुर पुलिस अब तक व्यवसायी की बेटी को रिहा नहीं करवा पाई। हालांकि भागलपुर एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि 3-4 दिन के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोकारो के सेक्टर 4 थाना इलाके में एसआरयू कार्यालय के सफाई कर्मी 50 वर्षीय सोमा स्पासी का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। सफाई कर्मचारी शुक्रवार से गायब था। शनिवार को कार्यालय के बाथरूम के पास कर्मचारी का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड को आईटी हब बनाने को लेकर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने नामकुम में नवनिर्मित सहकारिता भवन में दफ्तर का जायजा लिया। बताया जाता है कि 1000 करोड़ के निवेश से झारखंड को आईटी हब बनाया जाएगा।
आईजी प्रशांत कुमार अपने अधिकारियों के साथ दुमका सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में मौजूद आधारभूत संरचनाओं का निरीक्षण किया। जेल में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं, साफ सफाई की व्यवस्था, कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दी जाने वाली ट्रेनिंग, जेल के विस्तारीकरण समेत कई बिंदुओं का निरीक्षण किया। में मुख्य उद्देश्य देखना था कि जेल की जो सुविधाएं हैं और जो मैनुअल्स हैं उन सभी का सही अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ जितने भी बंदी हैं उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है। न्यूज इंडिया की विशेष प्रस्तुति चल कांवरिया बाबा धाम कार्यक्रम का देवघर में आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक नारायण दास और गुजरात गोमेड ए विटामिन बेबी ऑयल के एसपी चौरसिया ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में देश के कई बड़े सिंगरों और कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम में आपको बता दें जो कलाकार हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।